हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मस्त एकदम। आज आप कैपिटल गेन का ना जो सबसे डिफिकल्ट प्रोविजन है वो सीखने जा रहे हैं। सेक्शन 50B, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ स्लम सेल। स्लम सेल में किस तरीके से हम कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं। सच पूछिए तो आज से 4-5 साल पहले तक जब हम स्लम सेल पढ़ाते थे ना तो बच्चों को कहते थे बस पढ़ लो, सुन लो, आएगा नहीं एग्जाम में। सीए इंटरमीडिएट लेवल के हिसाब से या एग्जीक्यूटिव लेवल के हिसाब से, मतलब मिड लेवल के हिसाब से, फाइनल लेवल के लिए तो ठीक है, लेकिन ये जो मिड लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल या एग्जीक्यूटिव लेवल पे, ये नहीं पूछना चाहिए। और आपसे पूछेगा नहीं तो बच्चों को बड़े निश्चिंतता रहती थी और वो ध्यान से पढ़ते भी नहीं थे। लेकिन सच पूछिए तो हुआ ये कि आज से 2-3 साल पहले सेक्शन 50B पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया। मेरी तो बोलती ही बंद। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा नहीं रहा था, मैं तो पढ़ा तब भी रहा था, पहले भी, लेकिन बच्चों को बहुत कंफर्ट जोन में ले आता था। कहता था ये 50B इतना डिफिकल्ट प्रोविजन है कि नहीं आएगा, बट ये आ गया। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको ये सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया एंड दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, बट आपके लिए बहुत आसान बनाएंगे। अब ये है क्या स्लम सेल? स्लम सेल का मतलब ये है कि आप कोई यूनिट या डिवीजन एज अ होल बेच रहे हो। आप कोई इंडिविजुअल एसेट नहीं बेच रहे हो, कंपनी का एक पूरा का पूरा डिवीजन या पूरा का पूरा एक यूनिट उठा के बेच रहे हो। मैं समझाता हूं आपको। एक कंपनी है जिसके 2 डिवीजन है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, शूज मैन्युफैक्चरिंग। कपड़े भी बनाती है, जूते भी बनाती है कंपनी। अब कंपनी की इच्छा ना जूता बनाने का नहीं है, अब नहीं मन है उसका जूता बनाने का, तो वो जूता बनाने वाली पूरी यूनिट को इकट्ठा बेच रही है। अब जूते बनाने वाली यूनिट में बड़ा सारा रॉ मटेरियल उनका पड़ा है, फिनिश गुड्स भी पड़ा हुआ है, बड़ी सारी मशीनरी उनकी पड़ी हुई है, 20 मशीनरी होंगी, वो सब उठा के बेच रही है, पूरा यूनिट बेच रही है 5 करोड़ रुपए में। इंडिविजुअल एसेट की कीमत नहीं लगा रही कि इस मशीन का इतना, इस मशीन का इतना, वो कह रही है पूरा यूनिट ले जाओ, मेरा पूरा डिवीजन हम ये दे रहे हैं जूता बनाने वाला 5 करोड़ रुपए में। तो इसे कहा जाता है स्लम सेल। अगर इस तरीके की सेल होती है, स्लम सेल होती है, तो कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होगा, यही दिया हुआ है सेक्शन 50B में। लेकिन मैं सेक्शन 50B पढ़ने से पहले छोटा सा आपको नोट कराऊंगा, कुछ नोटिंग कराते हैं, कुछ प्रोसेस को समझते हैं, फिर उसके बाद लॉ को पढ़ेंगे ताकि वो इजी हो जाए हमारे लिए। आइए, सेक्शन 50B स्लम से। सबसे पहली बात तो जब आप स्लम सेल कर रहे हैं तो होल्डिंग पीरियड कैसे गिना जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल एसेट की तो होल्डिंग देखनी नहीं है, यहां पे इंडिविजुअल एसेट को तो आप बेच ही नहीं रहे हो। अगर हम एक पूरा डिवीजन उठा के बेच रहे हैं तो उस डिवीजन में कुछ मशीन ऐसी है जो अभी 4 दिन पहले खरीदे हैं, कुछ मशीन ऐसी है जो 4 साल पहले खरीदे हैं, और कुछ मशीन ऐसी है जो 40 साल पहले खरीदे हैं। तो अब कैसे हम बताएं कि ये पूरा डिवीजन लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? तो डिवीजन कब स्टैब्लिश हुआ था ये आप देखिए, आप एसेट मत देखिए कितनी पुरानी है, आपको क्या देखना होगा, लिखिए होल्डिंग पीरियड सबसे पहली बात होगी। डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिवीजन, डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिवीजन से लेके डेट ऑफ सेल ऑफ डिवीजन। भाई जिस दिन वो डिवीजन आप स्थापित किए थे, ठीक है, वो शू मैन्युफैक्चरिंग वाला डिवीजन कब लगाए थे आप, वो यूनिट कब लगाए थे, से लेके जिस दिन आपने वो पूरी यूनिट बेची है। अगर ये ग्रेटर इज इक्वल टू 36 मंथ है तो आप कहेंगे ये लॉन्ग टर्म है, और अगर ये लेस देन 36, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर यहां पे होगा, ग्रेटर 36 मंथ है देन इट इज लॉन्ग टर्म, लेस देन इक्वल टू 36 मंथ है तो इसे आप कहेंगे शॉर्ट टर्म। नाउ होल्डिंग पीरियड के बेसिस पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पता चल गया। अब आप निकाल दीजिए कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? सेल कंसिडरेशन, जितने में आप वो यूनिट और डिवीजन बेच रहे हैं,
इसमें से माइनस कीजिएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं, अब यहां पे होता है माइनस नेटवर्थ ऑफ द डिवीजन। जो डिवीजन आप बेच रहे हैं उसकी नेटवर्थ कितनी है, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, तो ये आ जाएगा आपका कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिपेंडिंग अपॉन होल्डिंग पीरियड, जैसा आपने पॉइंट नंबर 1 में कैलकुलेट किया है। अब ये नेटवर्थ क्या होती है, नेटवर्थ का मतलब होता है नेट एसेट। नेटवर्थ इज इक्वल टू नेट एसेट। अब नेट एसेट का मतलब क्या होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी, एसेट माइनस लाइबिलिटीज इज नेट एसेट। एक बहुत सिंपल सी बात है, एक डिवीजन की कीमत क्या होगी। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, एक डिवीजन की कीमत आप कैसे लगाएंगे। मुझे अगर सू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उनका खरीदना हो तो हम कीमत कैसे लगाएंगे, हम देखेंगे कितना एसेट है उसके पास। मान लीजिए 2 करोड़ रुपए की एसेट है, लेकिन उस डिवीजन की 50 लाख की लाइबिलिटी भी है, तो हम कहेंगे यार हम 1.5 करोड़ रुपए देने को तैयार है। 2 करोड़ रुपए की एसेट है तुम्हारे डिवीजन में, 50 लाख रुपए की तुम्हारी लाइबिलिटी भी है, तो 1.5 करोड़ रुपए हम देने को तैयार है, क्योंकि वो लाइबिलिटी भी तो मेरे ऊपर आ जाएगी ना उस डिवीजन की। तो दिस इज व्हाट नेटवर्थ है। नेटवर्थ का मतलब होता है एसेट माइनस लाइबिलिटी, द नेट एसेट ऑफ द कंपनी। और वही तो कोई भी इंसान उसकी कीमत लगाएगा। एक यूनिट की कीमत क्या है, जो उसके पास नेट एसेट पड़ी हुई है, राइट। अब एसेट में क्या होता है, एसेट में फिक्स्ड एसेट होंगे, करंट एसेट होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। आइए अब बात करते हैं नेट एसेट का मतलब क्या है, फिक्स्ड एसेट। अभी हम आपको नेट एसेट कैलकुलेट कर रहे हैं पॉइंट नंबर 4 में। फिक्स्ड एसेट जो कि नॉन डेप्रिशिएबल है, जैसे कि लैंड। फिर उसके बाद फिक्स्ड एसेट जो कि डेप्रिशिएबल है। फिर करंट एसेट, ये तो ऐड हो जाएंगे ये दोनों। फिर ये लेस होगा इसमें से, करंट लायबिलिटी लेस होगा लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है। तो इसको घटाने के बाद जो आएगा, ये सब करने के बाद, दिस इज योर नेटवर्थ। नेटवर्थ कह लीजिए, नेट एसेट कह लीजिए, एक ही बात है। नेटवर्थ ही बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि कैलकुलेशन में ना नेटवर्थ यूज करना है आपको वर्ड, यहाँ पे आप नेटवर्थ ही बोलेंगे तो नेटवर्थ ही लिखते हैं हम लोग। लेट्स राइट इट एज नेटवर्थ। ठीक है। अब एक बात समझिएगा, ये सारी फिगर्स कहां पे होती हैं, फिक्स्ड एसेट, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये सब कहां होंगी, सब बैलेंस शीट में होंगी। लेकिन अगर एक कंपनी का 2 डिवीजन है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी, शू मैन्युफैक्चरिंग भी, तो ये सारी फिगर कंसोलिडेटेड मिलेगी, अलग अलग थोड़ी ना मिलेगी। ये सारी फिगर तो एक जगह होगी, इकट्ठा होगी। यानी कंपनी की बैलेंस शीट में जो फिक्स्ड एसेट लिखा होगा वो दोनों डिवीजन का मिला के होगा, करंट एसेट दोनों डिवीजन का मिला के होगा, करंट लायबिलिटी दोनों डिवीजन का मिला के होगा। मुझे अगर ये एक पर्टिकुलर यूनिट और डिवीजन को हम बेच रहे हैं तो हमें उस पर्टिकुलर डिवीजन और यूनिट का नेटवर्थ निकालना है। यानी ये सारी फिगर अलग अलग करनी पड़ेगी दोनों डिवीजन की। क्या हम अलग कर पाएंगे, आइए ये सोचते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सोचना करंट एसेट से, हम यहीं से शुरू करते हैं। क्या हम सोच पाएंगे, क्या हम अलग करना मेरे लिए फिजिबल है करंट एसेट। करंट एसेट में क्या क्या आइटम होता है ये भी सोचते हैं। करंट एसेट में एक तो हो गया आपका डेटर, दूसरा हो गया इन्वेंट्री, ठीक है, तीसरा कैश और बैंक बैलेंस, यही सब मेन होता है ना। चलो देखो एक एक करके सोचते हैं। क्या हम डेटर अलग अलग कर पाएंगे कि कपड़े का डेटर कौन सा है और जूते वाला डेटर कितने रुपए का है। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेटर पड़े हुए हैं कि इतने लोगों से पैसा लेना है। डेटर वो है जिन्होंने उधार में माल हमसे खरीदा है, वो मेरे डेटर हैं, ठीक है। तो क्या हम अलग अलग कर पाएंगे, कपड़े वाले डेटर कितने हैं, जूते वाले डेटर कितने हैं, जल्दी बताइए, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम कर पाएंगे, बड़े आसान से कर पाएंगे। क्या हमको ये नहीं मालूम है कि कौन कितने रुपए का माल ले गया, कौन सा माल ले गया। अरे मालूम है भाई, माल बेचे तभी तो वो डेटर है हमारा। तो जो माल बेचे उसके हिसाब से बाइफरगेट कर लीजिए।
जितने लोगों को आपने जूता बेचा है उधार में, वो डेटर हो गए आपके जूते डिवीजन वाले। अलग कर लेंगे हम, कोई टेंशन नहीं है, हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्री अलग अलग कर लेंगे। जो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है वो कपड़े का है कि जूते का है, पता चलेगा। हाँ भाई, जूता उठाओगे तो पता चलेगा ये जूता है, शर्ट उठाओगे तो पता चलेगा ये शर्ट है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या हम अलग अलग नहीं कर पाएंगे क्या? कितने रुपए का जूते का माल है, कितने रुपए का कपड़े का माल है, कर सकते हैं हम अलग अलग। तो इन्वेंट्री भी अलग अलग हो जाएगी। अब बात करते हैं कैश और बैंक बैलेंस। क्या इसको अलग अलग करने की आवश्यकता भी पड़ेगी? एक बात बताइए, जब हम किसी को डिवीजन या यूनिट दे रहे हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं ये जूते वाला डिवीजन पूरा ले जाओ, ठीक है, और हमको 5 करोड़ रुपए दे दो, तो क्या तुमको लगता है हम कैश और बैंक भी साथ में देते होंगे? ये जूते वाला कैश पड़ा है, लो ये एक काम करो तुम ना, जूते का रॉ मटेरियल, जूते की मशीन और ये जूते की वजह से कैश आया था मेरे पास 10 लाख रुपए, ये भी ले लो और 5 करोड़ रुपया दे दो। अरे तमाशा, ऐसा होता ही नहीं है। क्या कभी आपने कोई चीज ऐसे बेची है? जैसे मैं ये बेच रहा हूं, मैंने कहा ये लो मोबाइल लो, ठीक है, और 1 लाख रुपया दो, ये तो चलता है। ये मोबाइल लो, 10,000 रुपया लो, 1 लाख रुपया दो। अरे ये मोबाइल लो, 10,000 रुपया दो, 1 लाख रुपया लो लेंगे हम, ये क्या मतलब हुआ? अरे 90,000 का मोबाइल दे दो ना, ये मोबाइल भी देंगे हम तुमको, 10,000 रुपया भी देंगे, फिर 1 लाख रुपया क्यों लेंगे? यानी कभी भी पैसा थोड़ी ना कोई देता है। अगर मुझे बेच के कोई पैसा लेना है तो मैं पैसा क्यों दे दूंगा? आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो एक इंसान अगर अपना जूते का डिवीजन बेचेगा भी, तो क्या तुमको लगता है कि उसका बैंक का खाता भी उठा के दे देगा? ये लो बैंक का खाता, पकड़ लो इसका, जिसमें 4 लाख रुपए पड़े हुए हैं। अरे कोई नहीं करता ऐसा। कैश और बैंक नहीं जाता है, तो वो जाएगा ही नहीं कभी, वो कभी जाएगा ही नहीं आपके पास से, तो उसको आपको जोड़ने की जरूरत थोड़ी ना है। आप कीमत लगा रहे हो कि मेरे डिवीजन की कीमत क्या है, इतने रुपए का एसेट है दे रहे हैं हम, इतने रुपए की लायबिलिटी दे रहे हैं, नेट ऑफ करके इतना रुपया हुआ, यही तो होता है। तो नेटवर्थ हम उस चीज की निकालेंगे ना, हम कॉस्ट किस चीज की निकाल रहे हैं भाई? हम अपनी इनकम निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो हमने डिवीजन 5 करोड़ रुपए में बेचा है, मेरे हमने कितने का माल दिया है उसको, सामान हमने उसको एसेट लायबिलिटी कितने की दी है, यही तो हम देखना चाह रहे हैं। तो कैश और बैंक दिया थोड़ी ना जाता है कि आपको नेटवर्थ की तरह घटाने की आवश्यकता है। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए, नेटवर्क ऑफ द डिवीजन का मतलब क्या है? जो चीज आप दे रहे हो उसकी कॉस्ट ही तो घटा रहे हो। अरे इस सेल में से क्या घटा रहे हो? आप कॉस्ट घटा रहे हो जो चीज आप दे रहे हो, ठीक है। तो जो चीज हम दे रहे हैं, जो हम एसेट दे रहे हैं, जो हम लायबिलिटी दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बेसिकली जब हम कह रहे हैं नेट एसेट, एसेट माइनस लायबिलिटी, तो ये जूते वाले डिवीजन का एसेट और ये जूते वाले डिवीजन की लायबिलिटी नहीं है। सच पूछिए तो ये जूते वाले डिवीजन की जो एसेट आप दे रहे हो माइनस जूते वाले डिवीजन की जो आप लायबिलिटी दे रहे हो, वो आप एडजस्ट कर रहे हो। इस एसेट का मतलब जूते वाले डिवीजन का सारा एसेट नहीं, इस लायबिलिटी का मतलब जूते वाले डिवीजन की सारी लायबिलिटी नहीं, जो आप दे रहे हो, यही तो मतलब होगा ना। क्योंकि हम जो चीज दे रहे हैं उसी की तो कॉस्ट घटाएंगे, कि जो हम नहीं दे रहे हैं वो भी घटा डालेंगे हम किसी को एक मशीन दिए, 4 मशीन की कॉस्ट घटाते क्या कैपिटल गेन निकालते समय? तब तो आपको कैपिटल लॉस आ जाएगा, सरकार करने देगी क्या ऐसा? नहीं, जो चीज जा रही है वो घटानी है। तो कभी भी कैश या बैंक जा रहा होगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, फिजिबल ही नहीं है, हटाइए इसकी जरूरत ही नहीं है। अब बाकी जो मोटा मोटी करंट एसेट है वो हम अलग अलग कर सकते हैं। चलिए तसल्ली हुई, ये निकल जाएगा फिगर। आइए अब हम बात करते हैं उसके नीचे करंट लायबिलिटी की। लायबिलिटी में बड़ी लायबिलिटी क्या होती है जो मुझे समझ में आती है? वो क्रेडिटर होता है भाई, जिससे माल उधार खरीदे हैं। अब कपड़े से रिलेटेड माल खरीदे हो कि जूते से रिलेटेड माल खरीदे हो, ये आप बता सकते हो कि नहीं? किसी क्रेडिटर को 5 लाख रुपया देना है, तो ये क्रेडिटर किस बात का है? वो एक सप्लायर है जिससे आपने माल लिया है, उसने क्या दिया ये आपको पता है कि नहीं? अरे पता है, हर बिजनेसमैन को पता होगा। तो ये भी अलग अलग किया जा सकता है, दिस कैन बी ब्रोकन डाउन। तो ये फिगर भी निकल जाएगी, हम लोग निकाल लेंगे भाई करंट लायबिलिटी कितना जूता वाले डिवीजन की है। करंट एसेट अलग कर लिए, करंट लायबिलिटी भी निकाल लिए। ये हमको सारा कुछ किस डिवीजन का चाहिए? ये नेटवर्थ किसका निकाल रहे हो? ये सारी फिगर किसकी निकाल रहे हो? ये सारी फिगर निकाल रहे हो उस डिवीजन की जो डिवीजन आपने ट्रांसफर किया है। तो अलग करके हम निकाल लेंगे बैलेंस शीट फिगर से। लॉन्ग टर्म डेप्ट, आपने कर्जा लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेप्ट लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, तो क्या आप बता सकते हो कि वो लोन किस डिवीजन का है? किस डिवीजन का है वो लोन?
जल्दी बताइए, आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं किस डिवीजन का है। आज आप एक बैंक जाइए और बैंक से कहिए हमको लोन चाहिए 5 करोड़ रुपए का। बैंक ने पूछा किस लिए, कहते हो तुमसे मतलब, चलो दो 5 करोड़ रुपए का लोन, मिल जाएगा? नहीं, आपको बताना पड़ेगा बैंक को किस लिए चाहिए। आप बताएंगे कि हम ना शू डिवीजन के लिए एक मशीन खरीदने वाले हैं, जूता बनाने की एक मशीन खरीदेंगे, उसके लिए 5 करोड़ ले रहे हैं, या शर्ट बनाने की या जीन्स बनाने की हम एक मशीन ले रहे हैं, उसके लिए 5 करोड़ रुपए ले रहे हैं। अरे आपको बताना पड़ेगा, पर्पस आपको बताना पड़ता है, तभी आपको लोन मिलता है। तो वो लोन किस लिए है, ये बात बहुत क्लियर होगी। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंगली अलग अलग कर लेंगे ये लोन। अब आती है बात फिक्स्ड एसेट नॉन डेप्रिशिएबल की, और जिसमें एक ही चीज होती है, लैंड। तो सिंपल सी बात है, अब एक आप कहेंगे सर एक ही जमीन पे एक बिल्डिंग है जिसमें शू डिवीजन भी था और मेरा गारमेंट डिवीजन भी था। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, अलग करने को कह कौन रहा है? अरे आप ये देखो जमीन दी जा रही है कि नहीं, आप सामने वाले को जमीन दे रहे हो, ठीक है, जब डिवीजन दे रहे हो और जमीन भी दे रहे हो तो जमीन की कीमत जोड़ दो यहाँ नेटवर्क में, और नहीं दे रहे हो तो मत जोड़ो। अरे भाई जमीन दे रहे हो कि नहीं ये बताओ ना, हमको अलग थोड़ी ना करना है। जमीन दे रहे हो तो आप जोड़िए यहाँ पे, नहीं तो मत जोड़िए। तो यस आई कैन, मुझे तो यही करना है ना भाई, जो हम दे रहे हैं एसेट और जो लाइबिलिटी दे रहे हैं वही हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे नेटवर्थ निकालने के लिए। इफ आई एम गिविंग लैंड देन इट्स ओके, इफ आई एम नॉट गिविंग लैंड देन इट्स वेल एंड गुड, तब आप मत जोड़िएगा यहाँ पे। नाउ कमिंग टू फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएबल, यही तो है सबसे बड़ा पंगा, यहीं पे सारी आफत है। एक्चुअल में होता क्या है, इनकम टैक्स में डेप्रिशिएबल एसेट के लिए ब्लॉक ऑफ एसेट बनता है। जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी 15% वाली होगी, चाहे वो गारमेंट डिवीजन की हो, शूज डिवीजन की हो, सब एक ब्लॉक में पड़ी हुई है, ठीक है, और सब पे इकट्ठा डेप्रिशिएशन लग रहा है। मतलब ओपनिंग WDV प्लस परचेज, उसी में से सेल माइनस हो जा रहा है, उसी पे डेप्रिशिएशन लग रहा है, पता ही नहीं कौन सी एसेट कितने की किसमें है, सब ब्लॉक में पड़ी हुई है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, जो शूज डिवीजन हम बेच रहे हैं उसमें 15% वाली प्लांट एंड मशीनरी भी है, उस डिवीजन में 10% वाला फर्नीचर एंड फिटिंग भी है, ठीक है, तो सब सारे का ब्लॉक बना हुआ है। मतलब एक फर्नीचर एंड फिटिंग का ब्लॉक है जिसके अंदर गारमेंट डिवीजन का भी फर्नीचर है और शूज मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का भी फर्नीचर है। 15% वाली प्लांट एंड मशीनरी में भी ऐसा ही है। कोई 40% वाला जो कंप्यूटर है उसमें भी दोनों डिवीजन का कंप्यूटर पड़ा हुआ है। अब सब में से आपको अलग अलग करके निकालना पड़ेगा किसका, ये इस डिवीजन का, जो डिवीजन आप बेच रहे हैं उसका एसेट निकालना पड़ेगा। तो एग्जाम में क्या आपको इतने सारे ब्लॉक्स देगा एसेट के, डेप्रिशिएबल एसेट के? नहीं, वो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा भी तो ज्यादा से ज्यादा एक ब्लॉक दे देगा, कहेगा प्लांट एंड मशीनरी के ब्लॉक में इतनी मशीन पड़ी है किसकी, उस डिवीजन की जो डिवीजन आप बेच रहे हैं, अलग करके निकालिएगा उसकी कीमत अब आप, ठीक है। लैंड को कॉस्ट पे ले लीजिएगा, ये तो एक्चुअल फिगर जो है वो आप लेंगे, ये भी एक्चुअल फिगर आप लेंगे, ये भी एक्चुअल फिगर आप लेंगे, और ये WDV को सेपरेट करेंगे आप, अलग अलग करेंगे, जो कि सबसे ट्रिकी काम होगा। कैसे करना पड़ेगा? आपको ये मानना पड़ेगा कि सिर्फ एक ही एसेट है, ठीक है, किसकी? शूज मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन की। मतलब आपको शुरू से मानना पड़ेगा कि शूज मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ही इकलौता डिवीजन है, और वो जब खरीदा गया था उसका एसेट, तो वहां से लेके शुरू से 5 साल पहले खरीदा गया था, तो वहां से डेप्रिशिएट करते 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 आज की वैल्यू निकाल लीजिए। आप समझ में आया? क्योंकि ब्लॉक में तो दोनों एसेट कंबाइन करके WDV निकल रहा है हर साल का। आप क्या कीजिए, अलग कर दीजिए, जो जो मशीन जब जब खरीदी गई किसके लिए, शूज मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन की, तो वहां से इंडिविजुअल एसेट को डेप्रिशिएट करते हुए ले आइए, ठीक है। बस तो हो जाएगा काम आपका, निकल गया, यहां पे निकल गया आपका नेटवर्थ,
नेटवर्थ निकलने के बाद, बस नेटवर्थ निकालने के बाद कैपिटल गेन तुरंत निकल जाएगा। सेल कंसिडरेशन में से नेटवर्थ घटाइए, बेचने में कुछ खर्चा लगाया, घटाइए, कैपिटल गेन आ गया। अब आप रेडी हैं ये पढ़ने के लिए कहानी। सेक्शन 50B, the provision of section 50B applicable for computation of capital gain in the case of slum sale are given below. Any profit or gain arising from slum sale effected in the previous year shall be chargeable as LTCG and shall be deemed to be the income of the previous year in which the transfer took place. Any profit or gain arising from the slum sale effected in the previous year shall be chargeable as LTCG and shall be deemed to be the income of the previous year in which transfer took place. Where, however, the undertaking owned or held by the SSC for not more than 36 months, अगर 36 महीने से ज़्यादा नहीं होल्ड किया हुआ है तो फिर जो स्लम सेल है उसे क्या कहा जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये मैंने आपको बता दी, ये पीरियड ऑफ होल्डिंग की बात कर रहा है। पूरा डिवीजन अगर 36 महीने से ज़्यादा पुराना है तो लॉन्ग टर्म, नहीं तो शॉर्ट टर्म। दूसरा, in the case of slum sale of an undertaking, the net worth of the undertaking shall be taken as cost of acquisition, cost of improvement. Cost of acquisition, cost of improvement की जगह पे net worth यूज होगा। यही तो हम भी किए हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इन दोनों की जगह पे नेट वर्थ डाल दिए हैं। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर है ही है। नेक्स्ट, नेट वर्थ क्या होता है? For this purpose, the aggregate value of total asset of the undertaking or division as reduced by the value of liabilities of such undertaking or division as appearing in the books of account. कह रहा है एग्रीगेट ऑफ टोटल एसेट ले लीजिए और उसमें से वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज घटा दीजिए। However, the following points should be noted. Any change in the value of asset on account of revaluation of asset shall be ignored for the purpose of computing net worth. अगर आपने कोई भी रीवैल्यूएशन किया है तो नेटवर्थ निकालते समय उसको इग्नोर कर दीजिएगा। जैसे अब एक लैंड है मान लीजिए, ठीक है, एक बात बताइए, हम नेटवर्थ जितना बढ़ा के घटाएंगे कैपिटल गेन उतना कम आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। हर कोई नेटवर्थ बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब मान लीजिए हम अपना एक डिवीजन बेच रहे हैं, ठीक है, जिसमें लैंड थी 10 लाख रुपए की। एक डिवीजन बेच रहे हैं जिसकी लैंड थी 10 लाख रुपए की। एक बात बताइए, बेचने से पहले अगर रीवैल्यूएशन अलाउ हो जाए तो हम बेचने से पहले उस लैंड को 10 लाख की जगह 60 लाख रुपए रीवैल्यू नहीं कर देंगे? ताकि 60 लाख रुपए रीवैल्यू कर देंगे तो नेटवर्थ ज्यादा आ जाएगा, नेटवर्थ ज्यादा आ जाएगा तो कैपिटल गेन कम हो जाएगा। तो कह रहा है रीवैल्यूएशन अगर किए भी हो तो इग्नोर कर दो। मान लीजिए लैंड की ओरिजिनल कॉस्ट थी 10 लाख रुपया, ठीक है, और रीवैल्यू करके बैलेंस शीट में 70 लाख रुपए की चल रही थी, तो नेटवर्थ लिखते समय आप लैंड की कॉस्ट कितनी लेंगे? लैंड कितना लेंगे? 10 लाख रुपए ही लेंगे। यहां पे रीवैल्यूड फिगर नहीं ली जाएगी। इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, द डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ सच अंडरटेकिंग और डिवीजन शैल नॉट एक्सीड द WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट। बड़ी खतरनाक बात बोल दिया। कह रहा है मैं बताता हूं क्या बोल रहा है। कह रहा है एक ब्लॉक है आपका 15% प्लांट एंड मशीनरी वाला, ठीक है, इसमें एसेट ए भी है और एसेट बी भी है। एसेट ए बिलोंग करती है, बिलोंग्स टू डिवीजन बीइंग सोल्ड। ए जो डिवीजन सेल हो रही है उससे रिलेटेड है और ये बिलोंग्स टू अदर डिवीजन, बिलोंग्स टू डिवीजन नॉट बीइंग सोल्ड, ठीक है। इस 15% ब्लॉक की, ये जो 15% वाला ब्लॉक है पूरा का पूरा, इस पूरे की जो WDV आ रही है वो पता है कितनी आ रही है? 70 लाख मान लीजिए। तो कह रहा है कि ये जो डिवीजन तुम सेल कर रहे हो उसके एसेट की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब ये मान लीजिए आ रही है 100 लाख रुपया, तो ये इससे ज्यादा नहीं ली जाएगी। मतलब जब आप अलग करेंगे इसको, इसकी वैल्यू निकालेंगे कि भाई इस डिवीजन की वैल्यू कितनी है, तो आपने देखा आ रही है 100 लाख रुपया, तो कह रहा है हम 100 लाख रुपया नहीं मानेंगे, ठीक है। आप अलग करके जब यहां पे लिखेंगे, कंप्यूटेशन में लिखेंगे ना, तो हम 100 लाख रुपया नहीं लेंगे। हम यहां पे डेप्रिशिएबल एसेट की वैल्यू ब्लॉक की पूरे ए बी, देखिए भाई सीधी सी बात है, वो कह रहा है कि सारे एसेट की कीमत मिला के आ रही थी कितना? 70 लाख रुपया। अब तुम्हारा अलग से कैलकुलेशन किए वो आ गया 100 लाख रुपया, तो कह रहा है हम 100 लाख रुपया नहीं लेंगे।
यही बात यहां पे कह रहा है, इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट द डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ सच अंडरटेकिंग और डिवीजन, डेप्रिशिएबल एसेट के केस में जो अंडरटेकिंग और डिवीजन आप बेच रहे हो उसका डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द एसेट shall not exceed the WDV of the block of asset, पूरे ब्लॉक से ज्यादा नहीं होगा। जब हम ये बात कहते हैं ना तो बच्चों को लगता है क्या बकवास बात बोल रहे हैं, ऐसा तो हो भी नहीं सकता सर। जब एसेट ए और बी दोनों की मिला के WDV 70 लाख आ रही है तो अकेले ए की WDV 100 लाख आ भी कैसे सकती है? अरे प्रश्न तो यही उठ रहा है कि सर ये हो कैसे सकता है, जब ए बी दो एसेट की मिला के WDV 70 लाख है तो अकेले ए की WDV 100 लाख कैसे हो सकती है? तो आइए दिखाते हैं कैसे हो सकती है, तब आपकी बुद्धि खुल जाएगी। आइए, ए बी टोटल, हम अभी तक टोटल कर बनाते थे, ठीक है। हमने परचेज किया प्लांट एंड मशीनरी 15% वाला, चाहे वो ए का था बी का था, हमको नहीं मतलब, हम तो पूरा एक जगह लिखें 200। फिर इसमें से हम डेप्रिशिएशन घटाइए, 15% वाला ब्लॉक है तो 30, ये हो गया 170, ठीक है। फिर हमने कुछ परचेज किया, मान लेते हैं 100, हमने कुछ सेल किया, ये हम घटा देते हैं इसमें से, मान लीजिए 200, तो 270 माइनस 170, ये टोटल चल रहा था। अब मैं डिवीजन ए सेल कर रहा हूं, ये डिवीजन सेल हो रहा है। अब अगर ये डिवीजन सेल हो रहा है तो इसका अलग करेंगे। अब आप इस परचेज में से बताइए 200 में से कितना ए का था, तो ए का एक्चुअली 100 था, ठीक है। तो डेप्रिशिएशन इसका 15 हो जाएगा, ये हो गया 85, हमने अलग अलग निकाल रहे हैं। अब परचेज क्या इसका था, अभी आप देखते जाओ, अब इसका था तो इधर लाओ, नहीं तो छोड़ दो, यही ना मतलब है, ठीक है। जो डिवीजन हम सेल कर रहे हैं उसका हम अलग से कैलकुलेशन करेंगे। इस 200 में इसमें 100 था, डेप्रिशिएशन 15 घटा के 85, क्या ये परचेज इसका था? हाँ, ये परचेज इसका था। क्या ये सेल इसका था? नहीं, ये सेल इसका था, ये सेल जो था इसका था, तो यहां ना घटेगा, ठीक है। इस 200 में से 100 इसका था, तो 200 में से 100 इधर था, 100 इधर था, ठीक है। 15 डेप्रिशिएशन यहाँ आया, फिर ये 100 परचेज पूरा पूरा यहाँ था, यहाँ का परचेज नील था, यहाँ कुछ था ही नहीं, तो ठीक है। अब इधर डिवीजन ए का देख लीजिए कितना हुआ, 185 हो गया। टोटल की WDV चल रही है 70 और सिर्फ डिवीजन ए की WDV चल रही है 185। दोनों डिवीजन का मिला के WDV था 70, एक डिवीजन की WDV चल रही है 185। आ गया कि नहीं? आ गया, ऐसे ही होता है। तो जब आप अलग करके निकालेंगे तो भी 70 से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। अब भाई सरकार तो सही बोल ही रही है, अब आपसे ऐसे पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है जो एसेट तुम दिए हो उसको, डेप्रिशिएबल एसेट दिए हो, वो कितने का है? तो हमने कहा 185 का है, 185 का है। कि अगर मान लो तुम डिवीजन बेचते ही नहीं तो टोटल डेप्रिशिएबल एसेट तुम्हारे पास कितने का होता? तो आप कहते 70 का। हम कहते दिमाग खराब है, तुम डेप्रिशिएबल एसेट दिए हो 185 का, अगर तुम नहीं दिए होते तो हम पूछे तब तुम्हारे पास कितने का होता, तो कह रहे हो 70। पूरी एक तो एसेट भी नहीं दी हो तो भी कह रहे हो 185 का दे दिए। भाई दिमाग खराब है, तुम यहां पे ये बढ़ाना चाहते हो नेटवर्थ अपनी, सरकार ऐसे कह रही है नेटवर्थ बढ़ाना चाहते हो, ये तुम इसको बढ़ाना चाहते हो ताकि कैपिटल गेन कम आ जाए, नहीं मानेंगे हम। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे ऐसे पूछ रहा हूं, कह रहा हूं बेटा तुमने मुझे ना एसेट थोड़ी सी दी है ना, पूरी तो नहीं दी, तो तुमने कहा हाँ सर डेप्रिशिएबल एसेट पूरा नहीं दिए, बस डिवीजन ए वाला दिए। हमने कहा कितने का दिए हो? तो तुमने कहा 185 का। हमने कहा बेटा अगर तुम नहीं देते तो तुम्हारे पास डिवीजन ए बी सब मिला के कितने की एसेट होती? तुम कह रहे हो 70 की। सरकार कह रही है क्या भद्दा मजाक कर रहे हो तुम? तो तुम्हारे पास टोटल एसेट 70 लाख की है तो तुम दे कैसे सकते हो 185 लाख की एसेट उसमें से? तो यानी जो दिए उसको 70 लाख से ज्यादा नहीं मानेंगे। मान लीजिए हम अलग अलग करते और ये 50 आ जाता और टोटल 70 था तो 50 माना जाता डिवीजन ए का। लेकिन अगर 185 आ जाएगा तो 185 नहीं मान लेंगे, सरकार 70 से ज्यादा नहीं मान सकती और जेन्युइन भी है। भाई तुम नहीं बेचते तो कहते एसेट मेरे पास सब मिला के 70 की है, और बेच रहे हो तो तुम्हारा मन इतना बढ़ गया, बोल रहे हो 185 की एसेट दे दी है। बल्कि कैलकुलेशन के हिसाब से तो ऐसा आएगा, बट माना नहीं जाएगा। ये बात भी क्लियर हो गई। इसीलिए मैं कह रहा था सेक्शन 50B ना थोड़ा पेचीदा है,
ठीक है, जोर तो लगता है, लेकिन आप विश्वास नहीं मान रहे होंगे अभी, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। इतना इजी करके एक एक लाइन का मतलब एग्जाम्पल ले लेके समझा रहे हैं, और पूरा लॉ पढ़ाने के पहले खुद ही कैलकुलेशन हमने बहुत सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रेजेंट कर दी। ये एक पन्ना जो आपने लिखा है ना, ये 50B लिख लिया पूरा। इन केस ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट बुक वैल्यू शैल बी टेकन। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट यानी लैंड वगैरह के केस में बुक वैल्यू लेंगे आप। नेटवर्थ कैनॉट बी निगेटिव। अच्छा, अगर मान लीजिए ये सब कैलकुलेट करने के बाद एसेट माइनस लायबिलिटी ये माइनस में आ गया, तो नेटवर्थ को अंडा लिया जाएगा, निगेटिव नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इस कैलकुलेशन में आप अब ये लिख सकते हैं, इट कैनॉट बी निगेटिव, मतलब निगेटिव आएगा तो जीरो लिया जाएगा। बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन विल नॉट बी अवेलेबल, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये तो आप पहले भी पढ़े थे। Every SSE in case of slum sale shall furnish along with return of income a report of chartered accountant in form 3 CEA indicating the computation of net worth of the undertaking or division as the case may be, certifying that the net worth of the undertaking or division as the case may be has been correctly arrived at। ये क्या होता है? मान लीजिए आपने स्लम सेल किया हुआ है, तो जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से स्लम सेल की जो कैलकुलेशन है वो सही है कि नहीं उसकी रिपोर्ट लेंगे फॉर्म 3 CEA में। तो ये एक फॉर्म होता है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख के देता है कि स्लम सेल की कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट हुई है, क्योंकि ये एक ट्रिकी कैलकुलेशन है, तो क्लाइंट पे भरोसा नहीं कर रही है सरकार। सरकार कह रही है अगर स्लम सेल तुम्हारे पे हुआ है ना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट लगाओ कि सही कैलकुलेशन की हो। अब आप देख लीजिए सरकार आप पे कितना भरोसा करती है कि आपको स्लम सेल की सही कैलकुलेशन आती है, आप रिपोर्ट बना दोगे कि स्लम सेल की कैलकुलेशन सही है, और आप यहां डगमगाए हुए होगे कि भाई मुझसे तो नहीं निकलेगा स्लम सेल, है कि नहीं? आप खुद डगमगाए हुए हो, लेकिन सरकार को आपके ऊपर भरोसा है। तो देखिए सरकार के इस भरोसे को कायम रहने दीजिएगा, ये भरोसा उठने मत दीजिएगा सरकार का, जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट पे सरकार भरोसा कर रही है कि हम ये रिपोर्ट साइन करते हैं कि क्लाइंट ने स्लम सेल की कैलकुलेशन सही की है, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोग ये कह रहे हैं सर ये रिपोर्ट साइन करेंगे हम। टेल मी you will sign this report or not? Are you confident? Will you be able to sign this report? Yes, because you know this calculation. आप कर पाएंगे। लिखिए और बताइए मुझे कि सर मैं कर पाऊंगा। I'll be able to sign this report. Form 3 CEA। ठीक है, आइए इसके बाद एक इलस्ट्रेशन है, ये इलस्ट्रेशन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, तो जो भी अभी तक की परेशानी थी अगर कुछ बच गई होगी तो वो क्लियर हो जाएगी इस क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल में एकदम हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल का है, मतलब एग्जाम में इससे नीचे लेवल का क्वेश्चन हो सकता है, इससे ऊपर लेवल नहीं, हम खुद ही एकदम ऊपर वाले लेवल पे सीधे क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, और ये भी एकदम आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हमने किया है, सबसे पहले होल्डिंग देखेंगे, फिर कैपिटल गेन का फॉर्मूला सेट करेंगे अपना, और फिर नेटवर्थ निकाल लेंगे, बस। तब सिंपल 3 स्टेप में हम खुद ही काम करने वाले हैं। देखिए अब ये इलस्ट्रेशन 11, जनता जनार्दन लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल सिंस 1969 एंड पेपर सिंस 2018। तो इसके भी 2 डिवीजन है, केमिकल जो 1969 से चल रहा है और पेपर डिवीजन 2018 से चल रहा है। तो देखिए अब अगर ये बिकेगा प्रीवियस ईयर 23-24 में, तो 3 साल से ज्यादा तो दोनों ही डिवीजन को हो गया है। ठीक है, तो कोई भी डिवीजन बिक जाए लॉन्ग टर्म ही आएगा। द फॉलोइंग डाटा इज नोटेड फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ जनता जनार्दन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023 है, ये 23 यानी इस प्रीवियस ईयर के एक दिन पहले की बैलेंस शीट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रीवियस ईयर के एक दिन पहले की बैलेंस शीट है। इक्विटी शेयर कैपिटल इतने का है, रीवैल्यूएशन रिजर्व इतने का है टोटल। अब ये रीवैल्यूएशन कहां का है? अगर उस डिवीजन से रिलेटेड है जिस डिवीजन को सेल किया गया है, तो रीवैल्यूएशन को हटा देना उस एसेट से जिसमें भी रीवैल्यूएशन हुआ है। केमिकल डिवीजन, पेपर डिवीजन टोटल। लैंड की कीमत अलग अलग करके बता रहा है, प्लांट एंड मशीनरी की अलग अलग बता रहा है, डेटर एंड अदर करंट एसेट बता रहा है, क्रेडिटर बता रहा है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। रीवैल्यूएशन रिजर्व वाज क्रिएटेड बाय मेकिंग अपवर्ड रिवीजन ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू पेपर डिवीजन। अच्छा, पेपर डिवीजन के लैंड का रीवैल्यूएशन है, ये रीवैल्यूएशन यहां का है।
पेपर डिवीजन के लैंड का। यानी अगर इसको हटा दिया जाए तो ये लैंड 1400 की है। ये फिगर इन थाउजेंड्स है तो हम लोग थाउजेंड्स में ही बात कर लेते हैं, मतलब 3 जीरो और है इसके बाद, लेकिन वो इग्नोर किया गया है। द कंपनी वॉन्ट्स टू ट्रांसफर पेपर डिवीजन ऑन अप्रैल 1, 2023। बस साल के पहले दिन, प्रीवियस ईयर 23-24 में पहले दिन हम पेपर डिवीजन ट्रांसफर कर रहे हैं, ये वाला डिवीजन सेल हो रहा है। ठीक है, इसीलिए एक दिन पहले की बैलेंस शीट दी गई है ताकि आप आराम से उसी से फिगर उठा पाए। ठीक है, आपको तो जब भी आप सेल कर रहे हैं तो उस दिन का फिगर चाहिए ना, राइट? इसीलिए आपको पिछली बैलेंस शीट दी हुई थी, 1 तारीख को आप सेल कर रहे हैं, राइट? अगर आप 6 महीने बाद सेल कर रहे होते तो 6 महीने बाद की बैलेंस शीट चाहिए होती हमको फिगर अलग अलग करने के लिए। बाई वे ऑफ स्लम सेल फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ 58 लाख, सेल कंसिडरेशन 58 लाख रुपए है, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 28,000 है। करते हैं इलस्ट्रेशन 11, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, सेल कंसिडरेशन 58 लाख, इसमें से लेस करना है नेटवर्थ जो अभी हम निकालेंगे, माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, ये हमारा कितना है 28,000। ठीक है, और ये जो कैपिटल गेन आएगा क्या है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म क्यों होगा? क्योंकि पेपर डिवीजन को 3 साल से ज्यादा हो चुका है। बाय टेकिंग द कंसिडरेशन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, फाइंड आउट द कैपिटल गेन एंड अदर टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। ट्रांसफर एग्रीमेंट डज नॉट स्पेसिफाई वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एसेट लाइबिलिटीज। एक एक एसेट लाइबिलिटी की कीमत नहीं लगी है, सीधे 58 लाख में डिवीजन सेल हो रहा है, तो इसी को तो कहा जाता है स्लम सेल, इसी को कहा जाता है स्लम सेल। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ओन्ड बाय जनता जनार्दन लिमिटेड इज 15%। जनता जनार्दन लिमिटेड के पास जो प्लांट एंड मशीनरी है 15% वाला प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है, द डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द ब्लॉक कंसिस्टिंग ऑफ केमिकल डिवीजन एंड पेपर डिवीजन ऑन अप्रैल 1, 2023 इज 20 लाख फॉर इनकम टैक्स पर्पस। 20 लाख रुपए WDV है साल के पहले दिन। ठीक है, यहां WDV की दोनों की मिला के वैल्यू कितनी दिखा रहा है, 28 लाख, और यहां बोल रहा है 20 लाख। ये 3 जीरो भी होगा ना इसमें, इसलिए 28 लाख, और यहां बोल रहा है 20 लाख। तो ये क्या अंतर क्यों है? एक्चुअली ध्यान से समझिएगा, कंपनी की बैलेंस शीट ना एज पर कंपनीज एक्ट बनती है, और कंपनीज एक्ट में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग होता है। ये सब आप सीखेंगे, अगर आप कंपनीज एक्ट अभी नहीं पढ़े हैं तो आपको जानकारी नहीं होगी। बैलेंस शीट कंपनी की एज पर कंपनीज एक्ट बनती है, जिसमें डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट होता है, और वहां पे रेट अलग है, इनकम टैक्स में अलग है। तो ये फिगर डेप्रिशिएबल एसेट की जो फिगर होगी वो दोनों जगह अलग अलग होगी, यही बस डेप्रिशिएबल एसेट की फिगर अलग होगी और कुछ नहीं अलग होगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स के लिए मिला के ब्लॉक की WDV 9 लाख है, 20 लाख है। अपार्ट फ्रॉम ट्रांसफरिंग प्लांट एंड मशीनरी ऑफ पेपर डिवीजन, द कंपनी सेल्स प्लांट क्यू फॉर 11 लाख ऑन September 1, 2023। कह रहा है कि जो हम पेपर डिवीजन बेच रहे हैं वो तो बेच ही रहे हैं, कंपनी ने प्लांट क्यू बेचा है 11 लाख रुपए का September 1 को। ठीक है, और प्लांट क्यू केमिकल डिवीजन का है। देखिए, इसके बाद हम देखिए WDV ऑफ ब्लॉक प्लांट एंड मशीनरी, WDV ऑन 1/4/23 20 लाख। ठीक है, इसमें से लेस कीजिए सेल, सेल कितना हो जाएगा 11 लाख रुपए का। 9 लाख रुपया WDV ऑन 31/3/24। ये पूरे कंपनी की WDV निकाले हैं साल के अंत पे। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द पेपर डिवीजन वाज परचेज्ड इन May 2019 फॉर 30 लाख। जो पेपर डिवीजन वाली प्लांट एंड मशीनरी है वो 30 लाख की खरीदी गई थी मई 19 में। डिवीजन स्टार्टेड कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑन जून 19, तो आपको डेप्रिसिएशन मिलना 19-20 से शुरू हो जाएगा। जून 19 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया था, तो 19-20 से डेप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाएगा। नो अदर एसेट ऑफ पेपर डिवीजन परचेज और सोल्ड बिटवीन दिस एंड दिस डेट। मई 19 से लेके मार्च 23 तक कोई भी एसेट इस डिवीजन की ना तो खरीदी गई है ना बेची गई है पेपर डिवीजन की।
तो ठीक है, परचेज ड्यूरिंग PY 19-20 30 लाख, WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ पेपर डिवीजन, ये निकाल लीजिए। WDV of plant and machinery of paper division purchased and put to use during PY 19-20 30 लाख। ठीक है, तो इसमें से लेस कीजिए डेप्रीशिएशन PY 19-20 का 15%, 30 लाख का 3 लाख, 4,50,000, तो ये हो जाएगा 25,50,000। ठीक है, इसमें से फिर डेप्रीशिएशन कटेगा PY 20-21 का 3,82,500, 21,67,500, फिर डेप्रीशिएशन घटेगा इसमें से PY 21-22 का 3,25,125, 18,42,375, इसमें से डेप्रीशिएशन घटेगा PY 22-23 का 2,76,356, ये हो जाएगा 15,66,019। क्या इसमें से घटेगा अभी डेप्रीशिएशन 23-24 का? नहीं, 1/4/23 को ही तो बिक गया ना। ठीक है, तो यही वैल्यू है, दिस इज WDV ऑन 1/4/23। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी जो हमारे पेपर डिवीजन है जो हम दे रहे हैं वो हम कह रहे हैं 15,66,019 रुपये का है, जबकि पूरे कंपनी का जो ब्लॉक है प्लांट एंड मशीनरी का वो 9 ही लाख रुपए का है। आपके मन में अब एक बात और आएगी, सर अब आप इस 15,66,019 रुपए को इससे कंपेयर करेंगे कि इससे कंपेयर करेंगे? ध्यान दीजिएगा, जो डिवीजन हम बेच रहे हैं उसकी WDV तो उस दिन तक की निकलेगी जिस दिन हम बेच रहे हैं, लेकिन हम कंपेयर करेंगे कंपनी की WDV से साल के आखिरी दिन के। क्यों साल के आखिरी दिन? एक्चुअली कैपिटल गेन कब निकल रहा है? अरे ये WDV तो तुम निकाल रहे हो 1/4/23 का, लेकिन हम जानना चाहते हैं आप निकाल कब रहे हो, प्रीवियस ईयर 23-24 खत्म होने के बाद या प्रीवियस ईयर 1/4/23 को ही निकाल दे रहे हो? हम प्रीवियस ईयर 23-24 खत्म होने के बाद निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सरकार आपसे ऐसे पूछ रही है, कह रही है बेटा ये बताओ तुम्हारे पास अभी कितना, 23-24 खत्म हो गया है तब ना बात हो रही है, पूछ रही है कि ये बताओ बेटा तुम्हारे पास कितने की प्लांट एंड मशीनरी है, तुम्हारे पास कितने की प्लांट एंड मशीनरी होती अगर तुम डिवीजन ना बेचे होते? तो तुम कहते कि मेरे पास 9 लाख रुपए की होती, क्योंकि ये 11 लाख रुपए का तो ड्यूरिंग द ईयर बेच ही चुके थे। ये तो प्लांट एंड मशीनरी पेपर डिवीजन के अलावा बेचे हो तुम 11 लाख रुपए का, तो तुम कहते मेरे पास 9 लाख रुपए की थी, तुम कहते मेरे पास 9 लाख रुपए की एसेट है, तो कहती बड़ी सुंदर बात है बेटा, अगर तुम पेपर डिवीजन ना बेचे होते तो तुम्हारे पास 9 लाख रुपए की होती। ठीक है, पेपर डिवीजन में कितने रुपए की प्लांट एंड मशीनरी दिए हो तुम? तो कह रहे हो 15,66,000 की। गवर्नमेंट को ये बात समझ ही में नहीं आ रही है, कह रही है तुम ना बेचे होते, ये पेपर डिवीजन ना बेचे होते, ये तो पूरे कंपनी का ब्लॉक है और हम सेल किए 11 लाख रुपए की एसेट अदर देन पेपर डिवीजन, तो 9 लाख रुपए का पूरा ब्लॉक होता, पेपर डिवीजन ना बिका होता तब। WDV ऑफ ब्लॉक प्लांट एंड मशीनरी एज्यूमिंग पेपर डिवीजन नॉट सोल्ड, ये है। पेपर डिवीजन नहीं बिका है तब का हमने निकाला है। आ रही है बात समझ में कि भाई पेपर डिवीजन नहीं बिका तो 9 ही लाख रुपए का आता, तो पेपर डिवीजन में तुम 15 लाख रुपए का कैसे बेच दियोगे? तो इतना ही लिया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, 9 लाख रुपए नेटवर्थ निकालते समय पेपर डिवीजन का हम 9 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी है यही लेंगे। तो आप चाहे तो कहीं नोट भी कर लें कि जिस डिवीजन को हम सेल कर रहे हैं उसके डेप्रीशिएबल एसेट की वैल्यू निकालेंगे जिस दिन हम सेल कर रहे हैं, लेकिन कंपेयर किससे करेंगे? कंपनी की WDV साल के आखिरी दिन की लेंगे। ठीक है,
अब आएगी बात नेटवर्थ ऑफ पेपर डिवीजन। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं मुझे तो याद है जब मैं फेस टू फेस क्लास लेता था, क्योंकि ऐसे तो बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, पहले ही उलझा हुआ है, एकदम परेशान है, लेकिन अब और कभी मौका भी नहीं मिलता है कभी कुछ क्वेश्चन करने का। आप देखते हो, आप मेरी क्लास तो रिकॉर्डेड क्लास कर रहे हो, कि आपको मौका मिलता है कि आप कुछ क्वेरी कर लो मुझसे? आई हैव नेवर सीन। हम तो कमेंट बॉक्स में कहते हैं जो भी क्वेरी है भर भर के लिखो, जितनी क्वेरी है, नहीं निकलती क्वेरी आपसे, ठीक है। तो कभी कभी मौका मिल जाता है, जैसे इस वाले में सर लास्ट डे वाली बात हमको नहीं समझ में आई, आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। कि बेटा इतना मत दिमाग पे जोर दो, बाकी बात जो समझ में आई है ना वो भी भूल जाओगे अभी 2 दिन में, ठीक है। तो कुछ बातों को एज इट इज एक्सेप्ट कर लो, जितना समझाया वो भी नहीं क्लियर होगा, ठीक है। तो कभी कभी आपको मैं समझा रहा हूं, भले मैं 4 स्टेप आगे तक समझाता हूं, लेकिन अगर आपको कभी ऐसा लगे कि भाई ये वाली बात अब नहीं रिटेन कर पा रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है, आप बस ये देखो, ठीक है, पार्शियली आप समझ गए ना, आप एक्सेप्ट कर लो उस बात को एंड गो अहेड। आपको नहीं लगता कि अगर जितनी बात मैं बोल रहा हूं उतनी पूरी बात आपको भी समझ में आ गई तो मेरी नॉलेज और आपकी नॉलेज एकदम बराबर हो जाएगी, एकदम बराबर हो जाएगी? क्या आप अभी सोच भी सकते हो कि आपकी नॉलेज मेरी नॉलेज एट पार हो जाए इनकम टैक्स में? नहीं बाबा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैंने एग्जाम बहुत पहले क्वालिफाई किया था, उसके बाद इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, वो सारे एक्सपीरियंस की वजह से मेरी ये नॉलेज है। तो आपके पास भी हो जाएगी, आपको भी समय लगेगा, राइट। आप अभी एग्जाम क्वालिफाई करोगे, उसके बाद कई सालों तक और इनकम टैक्स में इन्वॉल्व रहोगे, तो आपका ये लेवल आ जाएगा, राइट। तो कभी भी ऐसे मत समझिएगा कि 100% जो मैं बोल रहा हूं वो आप रिटेन कर ही लो। मैं जब क्लासेस लेता हूं ना तो भी बच्चों को ऐसे समझाता हूं, मतलब फेस टू फेस क्लासेस में भी बहुत बार कभी कभी बच्चे ऐसे होते थे, कहते थे सर बहुत इन डेप्थ हो गया, बहुत दिमाग पे जोर पड़ता है, ठीक है। तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि पता है अच्छा टीचर कौन है? अच्छा टीचर वो है जो 10 बॉल फेंके और आपको 7 ही पकड़ में आए। अच्छा टीचर वो नहीं है जो गिनती की 4 ही बॉल फेंक रहा है और आप चारों पकड़ ले रहे हो, तो आप खुश हो रहे हो, यार मुझे तो बॉल पकड़ने आ गया। अरे बेटा, उसने हर तरीके की बॉल फेंकी ही नहीं, राइट। टीचर हमेशा वो ऑप्ट करिए जो आपको पूरी तरीके से प्रैक्टिस सेशन में पास न होने दे। मैं 10 बॉल फेंकता हूं ना, आप 7 पकड़ लीजिए, आप ऑल इंडिया रैंक होल्डर हो। वो टीचर सही नहीं जिसने 4 बॉल फेंकी और आपने चारों पकड़ ली, क्योंकि एग्जाम में तो 5वीं 6वीं और 7वीं बॉल भी फेंकेगा जो आपकी पकड़ में नहीं आएगी। आप खुश ये हो रहे हो कि यार मैंने तो चारों की चारों बॉल पकड़ ली, मुझे तो पूरा आ गया। अरे पूरा नहीं आ गया, वो बॉल फेंकी ही नहीं गई जो आपको पकड़ में नहीं आएगी। देखिए, जो आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो ना, इसमें बहुत इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत है, ठीक है। आपको टीचर जितना दिखाता है आपको उतना ही पता होता है, उसकी गहराई टीचर ही बताता है आपको नहीं पता लगेगा। अगर मैं जो आपको टैक्सेशन करा रहा हूं इसको जितना समय लगा के करा रहा हूं उसके आधे समय में करा दूं तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, उस आधे के भी आधे समय में करा दूं और भी कम बातें बता के तो भी आपको अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको तो कुछ भी नहीं ना पता, आप तो कोरा कागज हो, जो मैं लिख दे रहा हूं वही आपको पता है, ठीक है। तो जब भी आप टीचर ऑप्ट करें इस तरीके से ऑप्ट नहीं कीजिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए। जब आप टीचर ऑप्ट कर रहे हैं तो ये सोच के ऑप्ट नहीं कीजिए सारी बात समझ में आ रही है, मत आने दीजिए समझ में, ठीक है। कुछ बातें नहीं भी आ रही है ना, देन ऑल्सो ऑप्ट फॉर एन टीचर जो आपको सिखाता सब कुछ है, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये बात एकदम ही नहीं आएगी? अगर आपको इन डेप्थ आप पढ़ते हो ना तो पहली रीडिंग में अगर 100% नहीं आएगा ना तो दूसरे में आ जाएगा,
और दूसरे में नहीं आया तो तीसरे रीडिंग में तो आ ही जाएगा। तो रिवीजन मैं कहता ही हूँ हमेशा कि बहुत इंपॉर्टेंट है और करनी पड़ेगी। और ये जो पढ़ाई आप कर रहे हो क्या एग्जाम से पास करने के लिए कर रहे हो? ये भी तो नहीं है, यही तो रोजी रोटी है, इसी से जीवन चलाना है आपको, राइट? हाँ, हम लोग क्या कर रहे थे, नेटवर्थ ऑफ पेपर डिवीजन बना रहे थे। अब नेटवर्थ में क्वेश्चन से उठाइए क्या क्या चीजें लिखी हुई है। लैंड में रीवैल्यूएशन को हटा दीजिएगा तो 14 लाख हो जाएगा, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 9 लाख रुपए लिया जाएगा, ठीक है। डेटर उठाइए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 11 लाख, ठीक है। लेस कीजिए क्रेडिटर 8 लाख, कितना हो गया 26 लाख, नेटवर्थ 26 लाख निकाल दीजिए यहाँ पे 26 लाख रुपए नेटवर्थ रखिए, आ गया कैपिटल गेन आपका 26 लाख 28 हजार घटाना है आपको। निकालो भाई निकालो, 31,72,000 रुपए कैपिटल गेन, ठीक है। क्लियर है? तो आज की क्लास में आपने स्लम सेल किया और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे क्योंकि आपने एक बड़ा ही भारी भरकम प्रोविजन कंप्लीट कर लिया आज। विल स्टॉप हियर।